भिखारी रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो क्या? कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। सेठ, जब किसी को कुछ दे नहीं सकती तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही बातें के बारे में सोचने लगा। सेठ द्वारा कही गई बातें उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसे इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़े। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता वह उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तब उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने का प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ।
मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उसमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ, नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ, मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इस व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। भारतीय मनीषियों से संभवत इसीलिए स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया है। और फिर कहा, स्व अहम शिवाहम समझ की बात तो है ही। भिखारी ने स्वयं को जब भिखारी समझा वह भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया, व्यापारी बन गया। जिस दिन हम समझ लेंगे कि मैं कौन हूँ, अर्थात मैं भगवान का अंश हूँ, फिर जानने समझने को रह ही क्या जाएगा। माँ जैसी सासू माँ सुबह 10 बजे तक सोने वाली और बार बार उठाने पर भी थोड़ी देर और सोने दो ना कहने वाली शालिनी आज भोर को 6 बजे ही उठ गई थी। इतना ही नहीं, उसने सबके लिए चाय बनाई, पेपर लेकर आई, बगीचे में पानी दिया और पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया। सभी लोग शालिनी को बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, शालिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? शालिनी ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने हो गए हैं मेरी शादी तय हुए। वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा, बस इसीलिए आज से शुरू कर दिया। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देख सबको खुशी हो रही थी और साथ ही साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा लगने जैसी बात भी थी, क्योंकि अब वह हमेशा के लिए उनको छोड़कर उसके ससुराल जाने वाली थी। एक और महीना बीत गया और आखिरकार शालिनी की शादी हो गई। वह अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जग पाएगी या नहीं, इसी विचार में वह रात भर सोई ही नहीं पाई। सुबह होते ही उसने नहाया और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वह सोचने लगी कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो बड़े और बच्चों दोनों को पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई। शालिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की याद भी आती होगी, और मैं जानती हूँ रात को ठीक से सो भी नहीं पाई होगी। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शालिनी मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो
बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी। यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। शालिनी ने कुछ काम खत्म ही किया था कि तभी सासू माँ ने आवाज दी, बेटा आओ देखो तो सही मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, यह तो सभी मेरी फेवरेट डिश है। शालिनी बोली। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह सब सपना है। शालिनी को एहसास हुआ कि यह सपना नहीं सच है। सासू माँ ने कुछ कहा, शालिनी सुन नहीं पाई। वह थोड़ी डर गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, शालिनी जरा इधर तो आओ, यहाँ तो बैठो। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी का मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है, उतनी ही हम सबकी भी है। हमने तुम्हें घर सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाया है। तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, यह सब देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और हम तुम्हारी आजादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मुझे बिल्कुल नहीं मानती कि बहू को सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए। और मैं यह भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो कहूँगी शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ज्यादा ऊंची उड़ान देना होना चाहिए। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ है, हर दिन हर पल। शालिनी की शादी को अब 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों के सफर में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे, उसमें से एक थी माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उसकी माँ बन चुकी थी। शालिनी ने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में यह एक सोच बहुत पक्की बैठ चुकी थी कि जब भी उसके लड़के की शादी होगी और वह घर में बहू लाएगी तो वह भी अपनी सासू माँ की तरह ही अपनी बहू के साथ व्यवहार करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ